माझा A1 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। कश्मीरियों के जख्म पर मरहम के लिए 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर आए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कई पार्टियों के नेताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने बारामूला सीमा क्षेत्र में सिविल सोसाइटी, बीजेपी और पीडीपी नेताओं से कश्मीर में हिंसा के मुद्दे पर अलग अलग से चर्चा की। देखिए इस रिपोर्ट में। राजनाथ सिंह ने कहा, पड़ोसी देश खुद आतंकवाद से पीड़ित है, उसे कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीरी जमहूरियत में सिर्फ इंसानियत की जगह है। आगे उन्होंने कहा कि हर गैर जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल के तरीकों को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे, जो हमें 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के 1100 और लोकल पुलिस के 2000 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं। उन्होंने कश्मीरी युवाओं से अपील की है कि कश्मीरी युवा पत्थरबाजी न करें। सीएम से कहा है कि जरूरत पड़ने पर जख्मी लोगों को स्पेशल प्लेन से दिल्ली ले जाकर एम्स में इलाज कराया जाएगा। उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसे बातचीत के जरिए हल कर दिया जा सकता है। कश्मीर के साथ हम लोग केवल जरूरतों के संबंध ही नहीं चाहते हैं, बल्कि हम कश्मीर के साथ अपने जज्बाती संबंध बनाना चाहते हैं। मैं जिन लोगों से मिला हूं, उन लोगों से भी अपील की है और पूरी मैं कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भी उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हों, वो अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें, हम उनका स्वागत करेंगे। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर होने वाले हमलों पर हैरत जताते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इसे फैसले को स्वीकार करना होगा। बस बहुत हो चुका ये धर्मनिरपेक्षता का नाटक। अगर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकना है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि देश आज 2 पार्टों के बीच फंसा है। जब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष लोग कहां बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में बहुमत की आस लगाए बैठी बीएसपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। लखनऊ के एक वकील के द्वारा बीएसपी के खिलाफ चुनाव आयोग में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में बसपा को दिया गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म करने की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी के तय मानकों को पूरा नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी दर्जे के लिए किसी भी दल को लोकसभा में 4 राज्यों में 6% वोट मिलना बहुत जरूरी है। देश भर के शिवालयों में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोले बाबा के दर्शन व अभिषेक के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े हैं और बम बम बोले के जयकारे लगा रहे हैं। सावन के इस पहले सोमवार को हर तरफ भगवान भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है। सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली, पटना, भोपाल, उज्जैन, देवघर, लखनऊ समेत इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और देश के अन्य शहरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज सुबह से ही शिवालयों में बाबा भोले के दर्शन के लिए उमड़ने लगे। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग में सावन महीना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह भक्ति के लिए सबसे उपयुक्त समय रहता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संसद भवन परिसर का वीडियो बनाकर विवादों में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद भागवंत मान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस मामले में जांच के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। गौरतलब है कि मान ने संसद परिसर का लाइव वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और रेणुका चौधरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने दोनों सदस्यों पर सदन में उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2012 में अपने विरुद्ध संख्या बल होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में उतरा जाए या नहीं, इस पर काफी वक्त तक विचार किया था, क्योंकि वह जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते थे और उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए 2 विरोधाभासी भाषण तैयार किए थे। उनके एक सहयोगी ने यह खुलासा किया है। राष्ट्र के नाम से संबोधित इन 2 पत्रों में से एक मौके के लिए था कि जब कलाम चुनाव लड़ना पसंद करते और दूसरा तब पेश किया जाता जब वह नहीं लड़ने का फैसला करते। चुनाव लड़ने पर सहमति के लिए कलाम ने जो पत्र तैयार किया था वह लंबा था।
पंजाब में धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने के मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को पंजाब पुलिस ने संगरूर कोर्ट में पेश किया। वहीं मालेर कोटला कोर्ट ने आप विधायक नरेश यादव को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कल गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एम्स ले जाया गया। बाद में रात करीब 12:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर संगरूर के लिए रवाना हो गई। कोर्ट में पेशी से पहले मालेर कोटला में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायक की गिरफ्तारी गलत है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से मीरा बाग तक बनकर तैयार हो चुके एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। वहीं कांग्रेस ने आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं काले झंडे लेकर सड़क पर उतर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महिला कार्यकर्ता के मुताबिक केजरीवाल ने कहा था कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, अभी तक नहीं लगाए गए। और हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे कि ये जो फ्लाईओवर का उद्घाटन करने केजरीवाल जी आए हैं, ये बिल्कुल झूठा है, छलावा है, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर बना है ये कांग्रेस के टाइम में बना है। और मैं एक महिला होने के नाते एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि हम हर तरह से महिलाओं को जो है सिक्योरिटी देने का काम करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे महिलाओं का। जैसे कि उन्होंने डीटीसी बसों में भी हमसे वादा किया था महिलाओं से सीसीटीवी कैमरे के लिए और एक स्पेशल होम गार्ड के लिए भी बोला था। लेकिन आज तक 15 महीना हो गया, हमें तो इंतजार है इस चीज़ का। क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है ना, हम महिलाओं से ही क्या, यूथ से भी और पूरी दिल्ली से जो उन्होंने झूठ ही कहा है और छलावा किया पूरी दिल्ली के साथ। राज्यसभा के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपनी आगे की रणनीति का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे थे। उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का कारण भी बताया। सिद्धू ने दावा किया कि उन्हें ये भी कहा गया था कि वे पंजाब की तरफ मुंह ना करें, पंजाब से दूर रहे। उन्होंने कहा कि वे अपनी जमीन से दूर नहीं रह सकते। आपको बता दें कि उन्होंने 18 जुलाई को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सांपला ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से कोई इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़? कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपना वतन? कैसे छोड़ दे उन लोगों को जिन्होंने 4 बार 10 साल में इलेक्शन जिताया? पहली बार आदमी जीतता है एक सेलिब्रिटी बनके, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार उसका आचरण जीतता है और चौथी बार उसका आचरण, व्यवहार और किरदार जीतता है। बीजेपी से निष्कासित नेता के पक्ष में नोएडा से बीजेपी विधायक विमला बातम उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि गलती से दयाशंकर सिंह की जीप फिसल गई थी, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी इतना बवाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हमारे सभी बड़े नेताओं ने उनसे माफी भी मांग ली है। वहीं विमला बातम ने कहा कि मायावती अपने आप को देवी कहलवाती हैं, लेकिन मायावती तो हिंदू धर्म को मानती ही नहीं। चुनाव सामने हैं, उन्होंने सोचा एक मुद्दा गलती से मेरे हाथ आ गया, वो गलती से उनकी जबान फिसल गई, हमें कह सकते। उन्होंने कोई प्लानिंग के तहत नहीं कहा, एक जबान फिसली नहीं कि उन्होंने इसको पूरा एक राजनीतिक वो बना लिया और चुनावी मुद्दा बना लिया। अब बताओ, उसके बाद माफ़ी मांगी गई। हमारे सब बड़े नेताओं ने, जेटली जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सब ने सॉरी बोला और खेद व्यक्त किया इस बात के पीछे। दयाशंकर जी को हमारे 6 साल की पार्टी से निकाल दिया, इससे ज़्यादा और क्या कर सकती पार्टी। एक अगर घटना कोई घटी, मानते हैं घटना घटी, हमें भी उसका खेद है। हम भी एक महिला है और महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, इस बात से हम पूरी तरह मायावती जी के साथ खड़े थे। लेकिन मायावती जी ने क्या किया, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उन्होंने गाली गलौज, जिस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग
दयाशंकर जी की पत्नी, 10 साल की बेटी, उनकी माँ और एक बहन के खिलाफ जो जिस तरह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया है, वो माफ़ करने लायक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से बगावत कर नई पार्टी बनाने वाले बहुजन लोकतांत्रिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस वार्ता कर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता और बहुजन लोकतांत्रिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती को अपने निशाने पर रखते हुए जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मायावती ने अपने निजी मामलों को तुल पकड़ाया है वो गलत है। पिछले 4 सालों से जब दलितों की हत्या और बलात्कार हुए तो उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और जब अपने पर बात आई तो वो बौखला गई और धरने की बात करने लगी। दलित महिलाओं की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, दुराचार हुआ, उनकी लाशें पेड़ पर टांगी गई, दलित नौजवानों की बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, आगजनी का शिकार हुए, दलित उत्पीड़न घटनाएं घटी, तब अगर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करती तो हम भी उसका स्वागत करते, हमें भी खुशी होती। मौर्य ने प्रदेश में चल रहे बदजुबानी को गलत बताया और कहा कि अगर बीएसपी उन्हें कूड़ा करकट कह रही है तो इसी कूड़ा करकट से पैदा होने वाली बिजली बसपा को भस्म कर देगी। स्वामी प्रदेश के पिछड़े जातियों को एकजुट करने का अभियान चला रहे हैं और 20 अगस्त से प्रदेश का दौरा कर बीएसपी के खिलाफ एक नया विकल्प तैयार करेंगे। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब भी गरीबों के मसले को लेकर सड़कों पर उतरने की बात बोली जाती थी तब राष्ट्रीय दल कभी भी अनुमति नहीं देता था। अगर वो हमें कूड़ा करकट भी कहते हैं तो उसका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि शायद उनको इस बात का आभास नहीं कि कूड़ा करकट से बनने वाली बिजली सबको भस्म कर देती है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कूड़ा करकट से बिजली बनाएंगे उससे बहुजन समाज पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे, विदाई कर देंगे। और चाहे नसीमुद्दीन जी हों या सुश्री मायावती जी हों, इस बिजली के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। भारत की ओर से चीन के 3 पत्रकारों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार किए जाने पर चीन के एक सरकारी अखबार ने भारत को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि चीनी मीडिया का कहना है कि यदि ये कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ न दिए जाने की प्रतिक्रिया है तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी की करिश्माई गेंदबाजी से भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में चौथे दिन की पारी में 92 रन से करारी शिकस्त दी। आपको बता दें कि भारत ने एशियाई महाद्वीप के बाहर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। पहली पारी में भारत ने 566 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 243 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन खेलने को मजबूर कर दिया और दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 231 रन पर सिमट गई। आपको बता दें कि दूसरी पारी में स्पिनर आर अश्विन ने गजब की गेंदबाजी की और 7 विकेट चटकाए। अश्विन को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अश्विन ने इस टेस्ट मैच में 113 रन की शतकीय पारी खेल, साथ ही 7 विकेट भी लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ताल तह से तह तक। धन्यवाद।